निशा और अनीशा दोनों ही बहन थी, पर निशा अनीशा के मुकाबले कम सुंदर थी, जिस वजह से जब भी लड़के वाले निशा को देखने आते तो वो अनीशा को पसंद कर लिया करते। इसलिए जब इस बार निशा को अजीत नाम का लड़का अपनी माँ विमला के साथ देखने आता है तो निशा की माँ अनीशा से बोलती है, अनीशा बेटा, तेरी बहन निशा तुझसे बड़ी है, तेरी बहन में कोई कमी नहीं है, फिर भी लड़के वाले तेरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तेरी बहन की शादी ना हो जाए तू लड़के वालों के सामने ना आए। माँ, मैं सब समझ चुकी हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं लड़के वालों के सामने नहीं आऊंगी। इस तरह से निशा का रिश्ता अजीत के साथ हो जाता है। बहुत जल्द अजीत और निशा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अजीत देखता है कि उसकी साली अनीशा निशा से काफी सुंदर है। उसे देखते ही अजीत के मन में उसे शादी करने की इच्छा पनप जाती है। निशा के माँ बाप ने बिल्कुल सही नहीं किया। इस निशा से लाख गुना सुंदर है अनीशा, इसलिए जानबूझकर इसके माँ बाप ने कभी अनीशा को हमारे सामने नहीं आने दिया। जो बात अजीत अपने मन में सोच रहा होता है वही ख्याल विमला के दिमाग में भी आता है, पर वो लोग कुछ नहीं कहते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अजीत निशा के साथ सही से बर्ताव नहीं करता, जिस वजह से निशा काफी परेशान रहने लगती है। और एक दिन अपनी सास विमला से बोलती है, माँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मैं अजीत जी को पसंद नहीं थी जो वो मुझसे ऐसे नाराज रहते हैं? बहू, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तू मुझे और अजीत को पसंद थी, पर जब हमने तेरी छोटी बहन को देखा तब हमें पता चला कि सोने से महंगा तो हीरा होता है और तेरे माँ बाप ने हमें धोखा दिया। अगर शादी से पहले हमने तेरी छोटी बहन को देखा हो। विमला की ये बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और इसलिए निशा अपने पति का दिल जीतने के लिए हर वो काम करती है जिससे अजीत को खुशी मिल सके। समय यूं ही बीतता जाता है और निशा की शादी को 1 साल हो जाते हैं। इन 1 साल में अजीत की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और विमला भी निशा से प्यार करने लगती है। अब मेरी जिंदगी में सब ठीक है अजीत जी, और माँ की नाराजगी भी खत्म हो गई। अब तो मैं अजीत जी को अपनी बहन से मिलवा सकती हूँ, अब कोई डर नहीं। इतना बोलकर निशा अपने घर फोन करती है और अनीशा से कहती है, तेरा बहुत मन करता है ना अपने जीजा से बात करने का। इस बार मैं 10 दिनों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं 10 दिनों के लिए घर आ जाऊँ। जब तेरे जीजा जी आएंगे तो जी भर के बात करना। इस तरह से निशा अजीत के साथ अपने मायके जाती है। इन 10 दिनों में अजीत और अनीशा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों काफी देर तक हंस हंस के बातें करते हैं। घर आने के बाद भी अजीत ज्यादातर समय अनीशा से ही फोन पर बातें किया करता और एक दिन अनीशा से बोलता है, अरे मेरी जान, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे जीजा जी मत कहा करो, तुम मुझे जान कहकर बुलाया करो, इसमें प्यार है। और वैसे भी तुम्हें देखे काफी दिन हो गए हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमसे मिलने? अब जब इतने प्यार से बोला है तो आना तो बनता ही है, चाहे समय ही क्यों न लगे। मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने, और हाँ, कुछ दिन रहने के लिए भी। इस बारे में दीदी को मत बताना। अब अगले ही दिन अनीशा अपना सामान लेकर अपनी बहन के ससुराल आ जाती है। जैसे ही निशा अनीशा को देखती है वो बहुत खुश होती है, साथ ही साथ हैरान भी। अनीशा तो यहाँ, वो भी इस तरह अचानक? हाँ दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा क्यों ना तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊं। वैसे दीदी, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे अनीशा, भला इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो जब तक यहाँ रहना चाहती है तब तक रह। वैसे भी माँ जी और अजीत जी दोनों ही अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से अनीशा और निशा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती हैं। शाम को जब अजीत घर आता है तो वो निशा के सामने नाटक करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीशा ज्यादातर समय अपने जीजा के साथ ही रहती। ये देखकर निशा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सारी बातें इग्नोर कर देती है। पर समय के साथ अनीशा और अजीत की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अजीत अब निशा को जरा भी टाइम नहीं देता और ऑफिस जाने से पहले अनीशा से मिलकर जाता और ऑफिस से घर आते ही अनीशा के पास जाकर बैठ जाता। जब से
अनीशा इस घर में आई है, जीजी का बिहेवियर काफी बदल चुका है। वो पहले की तरह नहीं रहे। हर समय अब अनीशा को ही ढूंढते हैं और अनीशा भी हर समय इन्हीं के साथ चिपकी रहती है। कहीं मेरी ही बहन मेरी सौदा बनने की कोशिश तो नहीं कर रही। हे भगवान, मैं अपनी बहन के बारे में क्या सोच रही हूँ। आज उसी की वजह से तो मेरा घर बसा है और मैं। इस तरह से निशा के दिमाग में काफी सारी बातें घूमने लगती है, पर निशा ये सब देखकर भी सारी बातें नजरअंदाज करती है। अब समय के साथ विमला भी ज्यादातर समय अनीशा के साथ ही रहती। बेचारी निशा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और अनीशा विमला के साथ कमरे में बैठकर बातें करती रहती। शाम को जैसे ही अजीत घर आता, अजीत के आने के बाद अनीशा अजीत के साथ बैठ जाया करती। ऐसे ही एक रात निशा सो रही होती है, तभी आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि अजीत बिस्तर पर नहीं है। इतनी रात को अजीत जी कहाँ गए और ये बालकनी में से हंसने की आवाज किसकी आ रही है? अब निशा बालकनी पर जाकर देखती है, जहां वो देखती है कि अजीत और अनीशा खड़े होकर हंस कर बातें कर रहे हैं। पर जैसे ही वो दोनों निशा को देखते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं। क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर ऐसे डर क्यों गए? और इतनी रात में आप दोनों अकेले बालकनी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं निशा, मुझे नींद आ रही थी तो मैं टहलने के लिए कमरे से बाहर आ गया। तभी मेरी नजर अनीशा पर पड़ी। अनीशा अकेली बालकनी पर खड़ी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर अपनी साली साहिबा से हंसी मजाक कर लिया जाए। चलो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ दीदी, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। इस तरह से अजीत निशा को बेवकूफ बना देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजीत की नजदीकी अनीशा के साथ बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात फिर आधी रात में निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि आज भी अजीत अपने कमरे में नहीं है। इस बार निशा सीधा अनीशा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अजीत और निशा एक दूसरे के बेहद करीब हैं। अजीत जी, अनीशा, ये सब कुछ क्या है? अनीशा, तू मेरी बहन है, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए, अपनी ही बहन की सौतन बनते हुए? अरे शर्म कैसी, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अगर शादी से पहले तुम्हारी माँ ने चालाकी नहीं की होती तो आज अनीशा मेरी बीवी होती, ना कि तुम। और वैसे भी माँ को अनीशा बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने सोच लिया है कि हम दोनों कल के कल शादी करेंगे और इसलिए मेरे कहने पर अनीशा यहाँ आई है। सच्चाई सुनने के बाद निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगली सुबह जब अजीत और विमला अनीशा के कमरे में उसे तैयार होने के लिए बोलने जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि अनीशा अपने कमरे में नहीं है और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी है जिस पर लिखा होता है। दीदी, मुझे गलत मत समझना, मैंने कभी भी तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करी और ना ही इस बारे में कभी कुछ सोचा। ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी कास्ट छोटी है और माँ बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई, ताकि माँ बाप को विश्वास हो जाए कि मैं अमन को भूल चुकी हूँ। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भागकर यहाँ आ गई। मुझे माफ कर देना दीदी। देख लिया जीजी, माँ जी, आप में ऊपर ही सुंदरता का परिणाम। जरूरी नहीं जो इंसान ऊपर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी बहन को मेरी सौतन बनाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ। शायद अब आपकी आंखों से सुंदरता की पट्टी खुल गई होगी। इस तरह से अजीत और विमला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अजीत इस तरह की हरकत फिर कभी नहीं करता। शिखा अपने छोटे से घर में अपनी माँ दिव्या के साथ रहा करती थी। दिव्या शिखा से बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी शिखा हर समय डिप्रेशन में रहा करती थी और उसके डिप्रेशन में रहने का कारण था उसकी दाढ़ी। माँ, मैं अपनी दाढ़ी बना बना कर थक चुकी हूँ। हर दूसरे दिन मेरी दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। अब तो सभी को पता चलने लगा है कि मुझे दाढ़ियाँ आती हैं। बेटा, ये तो नॉर्मल बात है, हर किसी को होती है। माँ, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे सब समझ में आता है कि किसी भी लड़कियों को मेरी तरह दाढ़ी नहीं आती है। इनफैक्ट इस तरह की दाढ़ी मुझे ही आती है। ऐसी दाढ़ी तो लड़कों को भी नहीं आती। अब एक लड़कों को देखो, न जाने वो अपनी दाढ़ी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, और एक मुझे। इस तरह से शिखा अपनी दाढ़ी बनाकर कॉलेज जाती है, पर शिखा के कॉलेज के कुछ बच्चों को उसकी बीमारी के बारे में पता होता है। इसलिए जैसे ही शिखा कॉलेज पहुंचती है, उसके कॉलेज के कुछ लोग
उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे वो देखो, आ गई हमारी मर्दाना औरत। अरे हमारी शिखा किसी मर्द से कम थोड़ी ना है। कॉलेज के सभी बच्चे शिखा का मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर शिखा रोती हुई वहाँ से चली जाती है, पर दिवाकर को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब शिखा कॉलेज से बाहर जाती है तो दिवाकर उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है, शिखा, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ बच्चे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, इसलिए तुम कॉलेज आकर वापस घर जा रही हो। तो और क्या करूं दिवाकर, तुम ही बताओ। लोग जिस तरह से मेरा मजाक बना रहे, तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों का सामना कर पाऊंगी? और प्लीज तुम मेरे साथ मत रहा करो। अगर क्लास के किसी भी बच्चे ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम जानते हो ना सब क्या कहने लगेंगे। शिखा ये सब बोल रही होती है कि कॉलेज का एक लड़का उन दोनों को साथ देख लेता है और अपने दोस्तों को बुलाकर उन दोनों का मजाक बनाता है। दोस्तों वो देखो, लड़की लड़का एक साथ हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे दिवाकर भैया की दाढ़ी नहीं आती और हमारी शिखा दीदी की दाढ़ी खत्म नहीं होती। बस करो तुम लोगों का कोई हक नहीं है हम लोगों का मजाक बनाने का, और ये तो नेचुरल है। भगवान की कमियां हर किसी में होती है, समझे तुम लोग? इस तरह से दिवाकर बिना किसी की कोई परवाह किए वहाँ से चला जाता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ धीरे धीरे शिखा की इस प्रॉब्लम के बारे में रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है। और जब दिव्या शिखा के लिए लड़के देखने लगती है तो शिखा की मौसी दिव्या से कहती है, अरे जिज्जी, मैं क्या ही बोलूं। मैं अपनी शिखा बिटिया के लिए ना बहुत अच्छा लड़का लेकर आती, लेकिन अब तुम तो जानती ही हो कि हमारी शिखा बिटिया जितनी सुंदर है ना, उतनी ही उसके अंदर बहुत बड़ी कमी भी है। वो दाढ़ी वाली। भला जिस लड़की के मुंह पर इतनी दाढ़ी आती हो, उस लड़की से शादी कौन करेगा? हम लड़के वालों को शिखा की सच्चाई नहीं बताएंगे, तब तो ये शादी मुमकिन है ना। दिव्या अपनी बेटी का घर बसाने के लिए लड़के वालों से इतना बड़ा सच छुपा लेती है। अब बहुत जल्द शिखा की शादी अनुभव नाम के एक बहुत ही सुंदर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, पर शिखा अपनी दाढ़ी से परेशान हो जाती है। घर में ज्यादा काम होने की वजह से अब शिखा समय समय पर दाढ़ी नहीं बना पाती, जिस वजह से उसके चेहरे की दाढ़ी बढ़ जाती है। और ये देख एक दिन, बहू, ये क्या, तेरे मुंह पे तो हल्की हल्की दाढ़ी आ रही है। बहू, क्या तुझे दाढ़ियाँ आती हैं? नहीं माँ जी, वो ये तो क्या ये वो लगा रखा है तूने और तेरे घर वालों ने ना मुझे धोखा दिया है। मुझे तो शादी के बाद ही पता चल गया था कि तुझे दाढ़ियाँ आती हैं, लेकिन तू हमेशा शेविंग करती रहती थी। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया। हाँ माँ जी, ये सच है कि मुझे दाढ़ियाँ आती हैं, पर ये सब जानकर आप जितनी परेशान हो रही हैं, उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। मैं अपनी इन दाढ़ियों से परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी दिल तो करता है कि खुदकुशी कर लो, पर हमेशा अपनी माँ के लिए मैं जीती रही। पर अब मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। मैं इन दानों के साथ अब और नहीं जी सकती। कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। पहले तूने और तेरी माँ ने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तेरी इतनी बड़ी कमी को हमसे छुपा कर रखा, और आज जब तेरा सच मुझे पता चला है तो कितना नाटक कर रही है तू। अरे ताने तुझे नहीं, ताने तो हमें सुनने को मिलेंगे। जब मोहल्ले में सबको पता चलेगा ना कि मेरे घर में बहू के रूप में आदमी आया है, तो पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी मर्दाना बहू पाकर। इस तरह से शिखा की सास और सब भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है। अब समय के साथ अनुभव भी अपनी माँ के साथ मिलकर शिखा को भला बुरा सुनाने लगता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। बिना दाढ़ी के तुम जितनी सुंदर लगती हो, उतनी बदसूरत इन दाढ़ी में लगती हो। पर अनुभव जी, अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी आती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? और मैं हर वक्त शेविंग कर तो लेती हूँ। तभी तो तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रह सकी। सच कभी छिपता नहीं है। देखो, घर में कुछ दिन तुम बिजी क्या हुई, तुम्हारी दाढ़ियाँ तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखने लगी, और हम लोगों को आखिर तुम्हारे इस झूठ का पता चल गया। न जाने अब तुमसे पीछा कब छूटेगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। अगर किसी को पता चल गया अनुभव की बीवी को दाढ़ी आती है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अनुभव जी, आप तो मेरे पति हैं और आप भी औरों की तरह मेरा मजाक बना रहे हैं। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं कि मेरे मुंह पर सिर्फ दाढ़ी आती है और कुछ नहीं। अगर आप चाहे तो इन बातों को नजरअंदाज भी तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये छोटी सी बात थी तो शादी से पहले तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया?
बता देती ना अपने सच की। अनुभव जी, मैं दिखने में लड़की हूँ पर मेरी भी दाढ़ी आती है। इस तरह से अनुभव शिखा को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर शिखा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो खुदकुशी करने की सोचती है। शिखा, इस दुनिया में आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। इस दुनिया में जन्म लेना तेरे बस में नहीं था, लेकिन अपनी जान अपने हाथों से खत्म करना ये तेरे बस में है। इसीलिए शिखा तू अब और लोगों की ताने नहीं सुनेगी और अपनी दाढ़ी को अब और नहीं बनाएगी। अब तेरा मर जाना ही सही होगा। समाज के ताने शिखा को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो खुदकुशी करनी चाहती है। पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला अक्सर बड़ा होता है। इसी ही समय पर शिखा की माँ दिव्या वहाँ पहुँच जाती है और जब उसे अपनी बेटी के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाती है। जैसे ही दिवाकर को शिखा के दुखों का पता चलता है, वो शिखा से मिलने के लिए उसके घर आता है और उससे कहता है, शिखा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर समाज ऐसा ही होता है। वो किसी को खुश नहीं देख सकता और मैं तुम्हें डिप्रेशन में नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर वालों से तुम्हारे लिए बात कर ली है। मेरे घर में किसी को भी तुमसे या तुम्हारी दाढ़ी से परेशानी नहीं है। इस तरह से शिखा के बुरे वक्त में दिवाकर उसका साथ देता है और उसका हाथ थामता है। बहुत जल्द दिवाकर की शादी शिखा से हो जाती है। दिवाकर का साथ पाकर शिखा समाज वालों से भी लड़ने की हिम्मत जुटा लेती है और सभी के तानों का मुंह तोड़ जवाब देती है। जादुई गहने का पेड़। सीमा अपनी सौतेली माँ अन्नू के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सौतेली माँ अन्नू की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम मनीषा था। अनु आए दिन सीमा पर अत्याचार किया करती थी, उसे मारा करती थी और घर का सारा काम सीमा से ही करवाया करती थी। साथ ही अपनी बेटी मनीषा से घर का एक भी काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मुझे सोने की बालियां चाहिए। मेरी सहेली की मम्मी ने उसे सोने की बालियां दिलाई हैं, तो आप भी मुझे सोने की बालियां दिलाओ ना। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर लगे हैं ना, या तेरी माँ तो बहुत सारा पैसा छोड़ गई है, हाँ? जो तेरे लिए सोने की बालियां लेकर आऊं। हाँ माँ, दिला दो ना, एक बालियां ही तो चाहिए मुझे। अरे जा अपने बाप से मांग। मेरे पास पैसे होते तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी के लिए सोने की बालियां दिलाती, ना कि तुझे। तू कोई मेरी सगी बेटी थोड़ी है जो मैं तेरे लिए सोने की बालियां दिलाऊं। मेरा दिमाग खराब थोड़ी है अभी। सीमा रोते रोते अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे सोने की बालियां चाहिए। मेरी जो सहेली है उसकी मम्मी ने उसे सोने की बालियां दिलाई हैं, तो मुझे भी सोने की बालियां दिलाओ ना। अरे सोने की बाली? अभी तो तू बहुत छोटी है सीमा, क्या करेगी ये सब पहनकर? नहीं पापा, मुझे सोने की बालियां चाहिए तो चाहिए, मतलब आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। अच्छा ठीक है, मैं जब शाम को आऊंगा तो तू मेरे साथ चलियो। तुझे जैसी बालियां पसंद आएंगी मैं वैसी ही बालियां तुझे दूंगा। अब खुश है? बाबा, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी सारी इच्छा पूरी करते हो। ऐसे ही शाम को सीमा अपने पापा के साथ एक सुनार की दुकान पर जाती है। सीमा एक जोड़ी कान की बालियों को पसंद कर लेती है। सीमा के पापा उन बालियों को उसे दिला देते हैं। सीमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अपने पापा के साथ जब वो घर आती है, घर पर आकर वो अपनी माँ को वो बालियां दिखाती है। ये देखो, पापा ने मुझे सोने की बालियां दिलाई है माँ। सोने की बाली? अगर दिलाना ही था तो अपनी दोनों बेटियों को दिला देते, तुझे ही क्यों दिलाई उन्होंने? हाँ, अगर मनीषा ने देख लिया कि तेरे पास सोने की बालियां हैं तो वो भी रोने लगेगी। अब मैं उसे कहाँ से लाऊंगी सोने की बालियां? तू तो बड़ी है और समझदार है, वो तो छोटी है ना, तो उसे कैसे समझाऊं मैं? तू एक काम कर, मुझे अपनी बालियां दे दे। अगर मनीषा रोएगी तो मैं उसे दे दूंगी। लेकिन मनीषा ने तो अभी बालियां देखी भी नहीं है माँ, वो तो रोई भी नहीं। अरे तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी रोए? तेरी वजह से वो भी है? देख, ये सब बोलकर मेरा दिमाग खराब मत कर। चुपचाप ये बालियां मुझे दे दे, वरना तेरे कान गरम कर दूंगी और गरम गरम चिमटे से लगा दूंगी। सीमा डरकर कान की बालियां निकाल कर अपनी माँ को दे देती है। अनु बालियों को अपने पास ही रख लेती है।
सीमा रोते रोते फिर से अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, मुझे दूसरी बालियां दिला दो। वो जो बालियां थी वो मनीषा ने ले ली मुझसे, दूसरी वाली चाहिए। सीमा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से सोने की बालियां ला कर दूं। अब जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें फिर से एक नई बाली दिला दूंगा। तब तक के लिए तुम थोड़ा इंतजार करो। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे कभी मना नहीं करती। वो मुझे कहीं से भी सोने की बाली ला कर देती। आप मुझसे प्यार नहीं करते पापा, और ना ही मम्मी प्यार करती है। अरे ऐसी बात नहीं है बच्चे, मेरे पास जब पैसे थे तब मैंने तुम्हें सोने की बालियां दिला दी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से सोने की बालियां दिलाऊं, और हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि हम जब मर्जी तब खर्च कर सके। हमें सोच समझ कर चलना पड़ता है, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें बिना कहे सोने की बालियां ला कर दूंगा। रहने दो पापा, मुझे नहीं चाहिए सोने की बालियां। सीमा रोते रोते अपने घर से निकल जाती है और वो एक जंगल की तरफ जाती है। उस जंगल में काफी पेड़ पौधे और नदियां होती हैं। ये सब देखकर सीमा एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोते रोते कहती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मनीषा से प्यार करते हैं। हे भगवान, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता। तभी एक पेड़ सीमा से कहता है, क्या हुआ सीमा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें भी सुन सकता हूँ। कौन से जादुई पेड़ हो तुम? मैं जादुई सोने के गहने का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर बहुत सारे गहने हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे पेड़ पर तो कोई गहना नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरे पेड़ पर जो गहने हैं वो तुम्हें तभी दिखेंगे जब मैं खुद तुम्हें वो गहना देना चाहूँगा, वरना कोई भी इस गहने को नहीं देख सकता। ऐसा भी है क्या? लेकिन मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सोने की बालियां चाहिए। तुम कितनी मासूम बच्ची हो। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बालियों के साथ साथ और भी बहुत सारे गहने दूंगा, और तुम्हें भविष्य में जब भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में ऐसा है? हाँ सच में, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? वादा ये करोगी कि मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के गहने दूंगा और तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगी, चाहे वो तुम्हारी सौतेली माँ हो या फिर तुम्हारे पापा। तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे और मेरे बीच की बात किसी को नहीं बताऊंगी, फिर वो चाहे मेरी माँ हो या मेरे पापा। ठीक है। वो जादुई पेड़ सीमा को अपनी जादुई शक्ति से कुछ सोने की बालियां और कुछ गहने दे देता है। ये सब लेने के बाद सीमा अपने घर आ रही होती है। सीमा के कानों में सोने की बालियां देखकर उसकी माँ अजीब सा मुंह बनाकर उससे कहती है, अरे ये सोने की बालियां कहाँ से लेकर आई है तू? ये सोने की बालियां मैं कहीं से भी लेकर आई हूँ, आपको इससे क्या लेना देना? आपने थोड़ी ना दिलाई है मुझे। अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? हाँ? नहीं माँ, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही, बस मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैं ये बालियां कहाँ से लेकर आई हूँ, और आपको इससे क्या लेना देना कि ये बालियां मुझे किसने दिलाई। अनु को सीमा की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक डंडे से सीमा की पिटाई करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर अचानक से सीमा के पापा आ जाते हैं और वो अनु को खींचकर एक तमाचा लगाते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद सीमा अपने पापा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।